ओके चलिए देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर दो लॉ बेस्ड है। एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दोनों पढ़ना है। पहले पढ़ने जा रहे लॉ ऑफ डोमिनेंस। एनसीईआरटी का ही पार्ट लेंगे और थोड़ा बहुत एक्सेप्शन जो है मैं अपनी तरफ से बताऊंगा, ध्यान देना। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड लॉ। बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। लॉज बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहले पढ़ने जा रहे लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लो भाई, एनसीईआरटी ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में 3 पॉइंट्स लिखे हैं, 1, 2 एंड 3। वही 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं, सभी ध्यान से देखें। पहला पॉइंट सुने, लॉ ऑफ डोमिनेंस में एनसीईआरटी कहती है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स। कैरेक्टर्स कौन कंट्रोल करते हैं? डिस्क्रीट यूनिट्स। डिस्क्रीट मतलब इंडिपेंडेंट। तो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। मतलब ठीक तो लिखा है, कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? फैक्टर्स, बोले तो जीन्स। दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी लिखती है फैक्टर्स अकर इन पेयर्स। मतलब हर जीन के 2 एलील होते हैं। पहला पॉइंट है कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? फैक्टर। और दूसरा फैक्टर जोड़े में, मतलब हर जीन के 2 एलील हैं। तीसरा पॉइंट, अगर 2 अलग अलग यूनिट फैक्टर हैं, 2 अलग अलग यूनिट फैक्टर हैं, यूनिट फैक्टर से मतलब एलील से है। जब डिसिमिलर यूनिट फैक्टर हैं तो एक यूनिट फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। कैपिटल टी एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो जो एक्सप्रेस कर पा रहा है उसे बोलेंगे डोमिनेंट यूनिट फैक्टर या डोमिनेंट एलील। और जो दूसरा है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसे बोलेंगे रेसेसिव यूनिट फैक्टर या रेसेसिव एलील। क्लियर है? यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला है कि कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? फैक्टर्स। दूसरा, फैक्टर जोड़े में है, मतलब हर जीन के 2 एलील है। तीसरा, जब 2 अलग अलग यूनिट फैक्टर है, एक अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, कैपिटल टी एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसे बोलो डोमिनेंट यूनिट फैक्टर या एलील। और दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसे बोलो रेसिव यूनिट फैक्टर या रेसेसिव एलील। तो पहले तो ये 3 पॉइंट लिखो लॉ ऑफ डोमिनेंस में। लॉ ऑफ डोमिनेंस में बिगिनिंग में 3 पॉइंट्स। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का पहला पॉइंट क्या लिखना है? क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखने में 5 दिन लग रहा है। कैरेक्टर्स, पहला पॉइंट लॉ ऑफ डोमिनेंस का, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय। लॉ ऑफ डोमिनेंस का पहला पॉइंट, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स। discrete units called factors. Characters are controlled by discrete units called factors. Discrete मतलब बता चुका हूं, independent पहले बता चुका हूं, है ना? Called factors. दूसरा लिखो, दूसरा लिखे factors occur in pair. Factors occur in pairs. फैक्टर पेयर में होता है, मतलब हर जीन के 2 एलील होते हैं। सही है? अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखे इन केस ऑफ dissimilar unit factor. In case of dissimilar unit factor. In case of dissimilar
unit factor. One unit factor is able to express itself. One unit factor is able to express itself. It is called, one unit factor is able to express itself. It is called dominant unit factor or allele. It is called dominant unit factor or allele. Unit factor or allele. In case of dissimilar unit factor, one unit factor is able to express itself. जब दो अलग अलग एलील हैं तो एक अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है. इट इज कॉल्ड डोमिनेंट यूनिट फैक्टर या एलील. whereas other unit factor fails to express itself. Whereas other unit factor fails to express itself. Other unit factor fails to express itself. स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसे क्या बोलेंगे? It is called recessive unit factor. It is called recessive unit factor or allele. It is called recessive unit factor or allele. सही है? ये थोड़ा सा लिख दो. कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है तो कैपिटल टी का सर दिख रहा है तो कैपिटल टी डोमिनेंट एलील है. स्मॉल टी का इफेक्ट नहीं दिख रहा है तो वो रेसेसिव एलील. अरे सीधा बोलो ना, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, है ना? यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस. हाँ सही, नहीं तो क्या झूठ बोलूंगा मैं क्लास में? है अभी रुक जा, अभी तो और बातें हैं. हाँ बोलो भाई. मतलब हर जीन के दो एलील्स होते हैं. क्या तेरे पास हर क्रोमोसोम 3 बार है क्या? आर यू ट्रिप्लॉइड? हाँ, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं डिप्लॉइड के लिए पढ़ रहे हैं ना. मटर के पौधे में कैसा था? वो डिप्लॉइड था. हम भी डिप्लॉइड है, इसलिए बात हो रही है. 2 से ज्यादा? क्रोमोसोम तो 2 ही है ना, 3 कहां से आ जाएंगे? ट्रिप्लॉइड हुआ तो फ्लावर कलर का लेना देना क्या है ट्रिप्लॉइड से? वो तो जीन और एलील पर डिपेंड करेगा कैसा एलील है. देख अभी कोई कमेंट ना कर. अभी चक्कर ये है कि आपको अभी बिल्कुल बेसिक वाली जेनेटिक्स पढ़ाई जा रही है, मेंडेलियन. फिर मेंडेलियन जेनेटिक्स के बाद आगे पढ़ेंगे तो फिर और अलग अलग टाइप के जीन्स होंगे, एलील्स होंगे, देखेगा तब क्या आता है ना. मतलब एक प्लांट में कई तरह के फ्लावर होना मतलब उसमें ये मतलब नहीं है कि 3 एलील है इसलिए तो अलग कलर आ गया. ठीक है, अभी जो भी प्लांट आप जानते हो सब डिप्लॉइड है, जितने भी इंसान जानते हो सब डिप्लॉइड है. ठीक है. हाँ क्या हुआ? नहीं ये नहीं बनाना है. चलिए आ जाइए. 3 पॉइंट लिख चुके लॉ ऑफ डोमिनेंस के. अब सुनो, एनसीईआरटी इन 3 पॉइंट को लिखने के बाद एक छोटा सा पैराग्राफ लिखती है. अब वो पैराग्राफ बताने जा रहा हूं. ये जो है ये तो पिछली क्लास में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था, वो है ये. याद है? टॉल और डॉफ का क्रॉस कराया था तो F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल आया था. फिर सेल्फिंग कराई थी तो इससे 2 गैमीट बने थे, कैपिटल टी स्मॉल टी. इससे भी 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 3 टॉल आए थे, 1 डॉर्फ आया था. 3:1. अब एनसीईआरटी कहती है लॉ ऑफ डोमिनेंस ये समझाता है, क्या समझाता है? कि F1 में केवल एक ही पेरेंटल कैरेक्टर क्यों आया और F2 में दोनों पेरेंटल कैरेक्टर क्यों आए. कैसे समझा रहे? हाँ, F1 में 1000 पौधे बने, 1000 के हजारों कैपिटल टी स्मॉल टी ही है, तो सबके पास कम से कम एक कैपिटल टी बोले तो डोमिनेंट एलील है. इसीलिए तो केवल एक ही पेरेंटल कैरेक्टर F1 में दिख रहा है, टॉल, डॉर्फ नहीं दिख रहा. लेकिन F2 में 3 ऐसे हैं जिनके पास कैपिटल टी है तो टॉल. लेकिन एक ऐसा भी तो है जिसके पास कैपिटल टी है ही नहीं, इसलिए डॉर्फ. तो F1 में केवल एक कैरेक्टर और F2 में दोनों कैरेक्टर आना.
लॉ ऑफ डोमिनेंस से समझ में आ रहा है? अरे लॉ ऑफ डोमिनेंस तो ये भी समझाता है कि F2 में 3:1 क्यों आया। अरे 3 के पास कैपिटल टी है तो 3 हो गए टॉल, एक के पास कैपिटल टी नहीं स्मॉल टी टी है इसलिए एक डॉट, 3:1। सही है? अच्छा, लेकिन ये मैं लिखा दूंगा, इस लॉ के कुछ एक्सेप्शन है। लॉ के कुछ एक्सेप्शन है, देखो जरा। इस लॉ के एक्सेप्शन में एक एक्सेप्शन है, अभी ना लिख लेना, आगे पैराग्राफ फिर ये एक्सेप्शन लिखेंगे, एक्सेप्शन टू दिस लॉ। एक एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे ही मैं मेंडेलियन जेनेटिक्स पूरा करूंगा, इसके बाद मैं पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, मेंडल के बाद की जेनेटिक्स। तो मेंडल के बाद की जेनेटिक्स में पहले 2 टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा वो ये दोनों होंगे। तो जब पढ़ेंगे तो देख लेना। हाँ, हिंट दे देता हूं अभी, अदरवाइज इनको दोनों को पढ़ाने में लगभग 1 घंटे लगना है इन दोनों को। लेकिन अभी सिर्फ हिंट दे रहा हूं कि हाउ दे आर एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जब मैं पढ़ाऊंगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ाऊंगा, तो वहां पर एक पौधा आएगा जिसका जीनोटाइप कैपिटल RR होगा तो वो रेड होगा, स्मॉल RR होगा तो व्हाइट होगा। अगर ये पौधा लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करे तो कैपिटल R स्मॉल r क्या आना चाहिए? नहीं आता, ये तो पिंक आता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लॉइट हुआ या नहीं? क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है जब 2 अलग अलग एलील हो तो एक का सर दिखेगा, तो कैपिटल R बस का सर दिखता तो फिर तो रेड आना चाहिए था ना। क्यों आया पिंक, कैसे आया, वो तो इस टॉपिक के अंदर बात होगी, जब पढ़ेंगे तब। अभी सिर्फ ये देखो एक्सप्लॉइट हुआ या नहीं ये लॉ। दूसरा, कोडोमिनेंस। इसमें आपके ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लेता हूं। एक बंदे का जीनोटाइप है IA IB, सही है? तो क्या कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस कि 2 अलग अलग एलील हैं तो एक का सर दिखेगा और एक का नहीं दिखेगा। यहां कोडोमिनेंस, साथ साथ डोमिनेंस। आइए बोलेगा मैं अपना सर दिखाऊंगा, आई वो बोलेगा मैं अपना सर दिखाऊंगा, तो दोनों असर दिखाएंगे, तभी तो IA के कारण बंदे का ब्लड ग्रुप A और IB के कारण बंदे का ब्लड ग्रुप B, तो AB ब्लड ग्रुप। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो टॉपिक जब पढ़ोगे तब की बात है। लेकिन अभी सिर्फ ये देखो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता था कि जब 2 अलग अलग एलील होंगे तो एक का सर दिखेगा दूसरे का नहीं दिखेगा, लेकिन यहां तो दोनों का दिख रहा है। हुआ ना एक्सप्लॉइट लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के ये 2 एक्सेप्शन है, ठीक है? तो आगे तो वो 3 पॉइंट के बाद एक छोटा सा पैराग्राफ लिख लो, फिर ये एक्सेप्शन लिख लो, फिर पढ़ते हैं अगला लॉ, ठीक है? लिखे, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन, लॉ ऑफ डोमिनेंस is used to explain, law of dominance is used to explain, expression of, law of dominance is used to explain expression of only one parental character, expression of only one parental character in F1 generation. Expression of only one parental character in F1 generation. Expression of only one parental character in F1 generation. And expression of both parental characters in F2 generation. Expression of both parental characters in F2 generation. Expression of both parental characters in F2 generation. सही है? F1 में केवल एक पेरेंटल कैरेक्टर क्यों आया? क्योंकि सबके पास कैपिटल T तो था ही एक, तो सारे टॉल आए। F2 में दोनों कैसे आए? टॉल डॉर्फ, क्योंकि एक ऐसा भी था जिसके पास कैपिटल T नहीं था तो डॉर्फ भी आ गया। अच्छा, एक और बोला था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस समझाता 3:1 आया, 3 के पास कैपिटल T है तो टॉल, एक के पास कैपिटल T नहीं तो एक डॉर्फ। एक लाइन और लिखो इसी में, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स, ये टोटल एनसीईआरटी चल रही है, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स 3:1 रेशियो
It also explains 3:1 ratio. It also explains 3:1 ratio obtained लिखो फिर ed लगा लो. 3:1 ratio obtained during F2 generation. It also explains 3:1 ratio obtained during F2 generation. ठीक है, ये टोटल जो भी लिखा आपने ये 100% एनसीईआरटी है. ये एक्सेप्शन जो बोल रहा हूं ये मेरी तरफ से है, तो ये एक्सेप्शन लिख लो इस लॉ के. फिर पढ़ते हैं अपन क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. पिछला वाला सिंपल था, वो तो पिछला वाला सिर्फ इतना ही बोल रहा था, दो अलग अलग एलील हैं तो एक का इफेक्ट दिखेगा और दूसरे का नहीं दिखेगा, और जो अपना इफेक्ट दिखाएगा उसे क्या बोलेंगे, डोमिनेंट एलील. जो इफेक्ट नहीं दिखाएगा उसे बोलेंगे रेसिव एलील. हाँ, कौन, कोडोमिनेंट, इक्वली डोमिनेंट. तो यहां क्या आइए लिखा हुआ है. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, दो अलग अलग एलील होंगे जब, तो एक का असर दिखेगा और एक का असर नहीं दिखेगा, है ना. थर्ड पॉइंट कहां से शुरू किया है, इन केस ऑफ डिसिमिलर एलील. हाँ, एक हो तो भी चलेगा, दो है तो भी चलेगा, दोनों की मदद से. दोनों है तो भी टॉल है, एक अकेला एक हटा भी दे तो भी वही फिनोटाइप आएगा. काम तो दोनों करेंगे ना. आ? क्या बोल रहा है. अच्छा, दिख नहीं रहा है ऊपर. अरे तो मैं बोल रहा हूं लिखना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ये है अगला लॉ. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स. कौन सा ना, ये तो क्रॉस है, पिछली क्लास में पढ़ा है ये. अभी लॉ ऑफ डोमिनेंस समझने में भी काम आया, सेग्रीगेशन समझने में भी काम आएगा, इसलिए साइड में बना लिया है. ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ते हैं. थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा अलग बात है. एनसीईआरटी भी देखेंगे और बाकी बातें भी. ठीक है भाई, हो गया, दोनों एक्सेप्शन लिख लिए. अगला लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स. अच्छा, पहली लाइन सुने. ये जो लॉ है ना, ये बेस्ड है ऑन मियोसिस ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. ठीक है, ऐसा करो ना, मेरे साथ दो लाइन लिख लो आगे. ठीक है, एक लाइन लिख चुका हूं, दूसरा और लिख रहा हूं, देखते हैं कौन जल्दी लिखता है. ठीक है, फिर मैं समझाता हूं. तो लिख लो ना, फिर शुरू करते हैं. हाँ, बेस्ड ऑन मियोसिस ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. बेस्ड ऑन मियोसिस ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, पहला पॉइंट ये लिख लो. फिर दूसरा पॉइंट, ठीक है लिख लो, इसके बाद बात करते हैं. मैं नहीं बोल रहा, आप सिर्फ लिखें देखकर, क्योंकि ये अब मैं समझाऊंगा. ए सर, दांत तोड़ूंगा मैं तेरे.
एनसीईआरटी है एक्चुअली ये। पहला पॉइंट मैंने अपनी तरफ से लिखा है, दूसरा पॉइंट पूरी तरह से एनसीईआरटी है कि ये लॉ किस पर बेस्ड है। ये लिख लो, फिर मैं समझाता हूं। अच्छा सुनिए, लॉ ऑफ से, अरे लिखते जाओ और सुनते जाओ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस पर बेस्ड है? मियोसिस पर। अरे ये गैमीट बनते समय मियोसिस नहीं हो रहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो रहे थे, इस पर बेस्ड है। एनसीईआरटी क्या कहती है कि ओ इधर ये लॉ, ये तो मैंने अपनी तरफ से बताया। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, ये लॉ किस पर बेस्ड है? तो एनसीईआरटी कहती है दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग। एलील मिक्स नहीं होते, एलील मिक्स नहीं होते। देखो जरा, देखो मैंने जबरदस्ती कैपिटल टी और स्मॉल टी, दो अलग अलग एलील को एक साथ मिला के रख दिया। भले ही मैंने दोनों एलील को मिला के रख दिया, लेकिन इन दोनों की मिक्सिंग नहीं हुई। और इसका प्रूफ यह है कि जब गैमीट बन रहा था तो दोनों एलील फिर से अलग हो गए। अगर मिक्सिंग हो गई होती तो ये दोनों एलील अलग नहीं हुए होते। तो किस पर बेस्ड है ये लॉ? कि एलील्स की मिक्सिंग नहीं होती। और किस पर बेस्ड है? कि F2 में बोथ द पेरेंटल कैरेक्टर are recovered as such in F2 generation. However, one parental character, that is dwarf, is not seen in F1 generation. किस किस पर बात पर बेस्ड है कि एलील्स की मिक्सिंग नहीं होती, और दूसरा F2 में दोनों पेरेंटल कैरेक्टर आ गए, टॉल और डॉफ, जबकि F1 में एक पेरेंटल कैरेक्टर डॉफ तो दिखाई नहीं दे रहा था। सही है? तो ये तो था किस पर ये बेस्ड है लॉ। अब ये लॉ कहता क्या है वो ध्यान से समझना है। बहुत ध्यान दीजिएगा भाई इस लॉ को समझने के लिए। एक डायग्राम भी बनाऊंगा मैं, सारी चीजें देखते हैं। ओके देखिए, मान लीजिए ये गैमीट मदर सेल है। हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है। हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है तो हर जीन के 2 एलील है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी एलील है। ध्यान दे लो ना, इसे क्या बोल रहा हूं मैं? गैमीट मदर सेल। गैमीट मदर सेल। जब मियोसिस होगा, नॉर्मल कंडीशन, जब मियोसिस होगा, जब एनाफेज फर्स्ट आएगा, जब एनाफेज फर्स्ट आएगा तो क्या होगा? ये दोनों क्रोमोसोम अपोजिट पोल चले जाएंगे। कैपिटल टी वाला और स्मॉल टी वाला क्रोमोसोम अपोजिट पोल चले जाएंगे विद हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो क्या हो रहा है? ये सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सेग्रीगेशन हो रहा है या डिसजंक्शन हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम का। सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम का। ठीक है। अच्छा, जब गैमीट बनने का वक्त आएगा, साइटोकाइनेसिस आधा आधा बांट दो, तो क्या होगा? एक गैमीट में कैपिटल टी एलील पहुंच गया, एक गैमीट में स्मॉल टी एलील पहुंच गया। यही है ना? तो इनको क्या बोलूं मैं? नॉर्मल गैमीट्स। नॉर्मल गैमीट्स बोल रहा हूं। अब समझिए ये लॉ। देखो जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, हमारे पास हर जीन के 2 एलील होते हैं। पेरेंट्स में कितने एलील हैं? एक जीन के 2 एलील हैं। गैमीट मदर सेल में भी एक जीन के 2 एलील हैं। लेकिन गैमीट बनते समय एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन। ओ भाई इधर आंखें दिमाग सारा कुछ इधर नहीं, पता ना चलेगा क्या हुआ, खुद की जेनेटिक्स गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, ध्यान इधर। तो जब ये गैमीट बनाएगा ना फेज के दौरान, तो सेग्रीगेशन होगा होमोलोगस क्रोमोसोम का। मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाएंगे। मैं तो कहता हूं जब होमोलोगस क्रोमोसोम दूर जा रहे हैं
तो एलील भी दूर जा रहे हैं। मतलब मुझसे कोई पूछे कि सेग्रीगेशन ऑफ एलील कब होता है, मैं बोलूंगा एनाफेज फर्स्ट में। सेग्रीगेशन ऑफ एलील कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे से कब दूर जा रहे हैं, एनाफेज फर्स्ट में। सही है। तो गैमीट बनते समय दोनों एलील एक दूसरे से दूर चले गए एंड एंटर इनटू टू डिफरेंट गैमीट। एक गैमीट में कैपिटल टी चला गया, एक गैमीट में स्मॉल टी चला गया। मतलब हर गैमीट में एक जीन का केवल एक एलील गया, इसीलिए गैमीट को प्योर कहा जाता है। गैमीट्स आर प्योर का यही मतलब है क्या, कि हर गैमीट में एक जीन का केवल एक ही एलील होगा। अच्छा सुनिए, इंग्लिश में सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूं पेरेंट्स जो होते हैं दे कंटेन 2 एलील्स ऑफ अ जीन, बट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन both the 2 alleles segregate randomly from each other. randomly अलग होते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, जरूरी नहीं है कैपिटल टी ऊपर की तरफ जाए, स्मॉल टी नीचे की तरफ जाए, उल्टा भी हो सकता है। मतलब कैपिटल टी नीचे की तरफ जाए और स्मॉल टी ऊपर की तरफ जाए। तो जब गैमीट बनता है तो दोनों एलील रैंडमली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं एंड एंटर इनटू 2 डिफरेंट गैमीट। Thus each gamete contain only one allele of each gene. और क्योंकि हर गैमीट में एक जीन का एक ही एलील होता है, इसीलिए गैमीट को प्योर कहते हैं। इसीलिए इस लॉ का नाम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स है। सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कोई पूछे या एलील पूछे कब होता है, एनाफेज फर्स्ट में। मैं तो कहता हूं क्योंकि एलील का सेग्रीगेशन हुआ, इसीलिए दोनों पेरेंटल कैरेक्टर F2 में आए। देखें एक बार, सोचो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी अलग ना होते, कैपिटल टी स्मॉल टी एलील अलग ना होते, कैपिटल टी स्मॉल टी एलील अलग ना होते, तो फिर अलग ना होते तो स्मॉल टी फर्टिलाइज होकर ड्वार्फ आता ही नहीं, फिर तो टॉल ही चलता रहता। तो क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी एलील सेग्रीगेट हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी एलील सेग्रीगेट हुए, तभी तो उनके फर्टिलाइजेशन से टॉल के साथ साथ अब ड्वार्फ भी आ गया। तो क्योंकि सेग्रीगेशन ऑफ एलील हुआ, इसीलिए दोनों पेरेंटल कैरेक्टर वापस F2 में आ गए। क्लियर है? और सुनिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस के 2 एक्सेप्शन बताए मैंने, एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक है कोडोमिनेंस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी पिछली क्लास में बोला था। लिंकेज नाम का एक एक्सेप्शन है, ये अकेला लॉ है मेंडल का विच इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंडल का कौन सा लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, तो वो ये है, सुन लीजिए ध्यान से। दिस लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। लेकिन एक रेयर एक्सेप्शन है इसका, लेकिन वो म्यूटेशन है, और म्यूटेशन तो रेयर होता है, इसलिए उसको काउंट नहीं करते। क्या होता है रेयर एक्सेप्शन, देखना जरा ध्यान दीजिएगा सभी। रेयर एक्सेप्शन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है स्पिंडल फाइबर नहीं बनते। स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होगा, फिर तो ये वाला क्रोमोसोम और दूसरा स्मॉल टी वाला क्रोमोसोम, दोनों एलील वाला क्रोमोसोम, दोनों एक ही तरफ चले जाएंगे, दोनों एक ही तरफ जाएंगे। अगली बार डस्टर आएगा ध्यान रखना। अभी तो अच्छा लग रहा है, बाद में जब नीट आएगा ना तब लगेगा क्या हो रहा है ये। तो सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं कि नॉन डिसजंक्शन हो गया, सेग्रीगेशन को क्या बोला था, डिसजंक्शन। अब सेग्रीगेशन फेल हो गया तो क्या बोलोगे, नॉन डिसजंक्शन हो गया, मतलब स्पिंडल फाइबर बने ही नहीं। तो या तो दोनों एक तरफ ऊपर की तरफ चले गए या दोनों नीचे की तरफ चले गए। तो सोचो अब ये गैमीट अगर बनाएगा तो क्या हो रहा है, यहां पर नॉन डिसजंक्शन हो रहा है होमोलॉगस क्रोमोसोम का, नॉन डिसजंक्शन हो रहा है होमोलॉगस क्रोमोसोम का। तो क्या होगा फिर, जब गैमीट बनने का वक्त आएगा ये दोनों एक ही तरफ जाएंगे, या तो ऊपर या नीचे की तरफ जाएंगे। मान लो दोनों ऊपर की तरफ चले तो गैमीट बना, तो एक ही में कैपिटल टी
और स्मॉल टी दोनों पहुंच गए, और दूसरे में टी नाम का कुछ है ही नहीं, तो इनको क्या बोलोगे? एबनॉर्मल गैमीट्स। क्या बोलोगे? एबनॉर्मल। ये हो सकता है ना एक्सेप्शन, क्योंकि ये लॉ तो कहता था कि हर गैमीट में एक जीन का एक ही एलील जाता है, बट रेयर एक्सेप्शन इज नॉन डिसजंक्शन। लेकिन ये तो म्यूटेशन है, और म्यूटेशन तो रेयर है, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे हम। कोई भी पूछे मेंडल का यूनिवर्सल लॉ क्या है, ये है। लेकिन कहीं क्वेश्चन ही आ जाए कि इस लॉ का एक्सेप्शन बताओ, तो नॉन डिसजंक्शन। तो अगर सिंपल करें तो ये क्या कहता है कि हर पेरेंट में एक जीन के दो एलील होते हैं, गैमीट बनते समय दोनों एलील अलग हो जाते हैं, इसीलिए हर गैमीट में एक जीन का एक ही एलील पहुंचता है। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर है? तो थोड़ा सा लिखिए, अब डायग्राम बाद में आगे लिखे। दो THOUGH वाला, हिंदी वाला दो नहीं, THOUGH, दो पेरेंट्स THOUGH, ठीक है, लिख लिया? हाँ, दो पेरेंट्स कंटेन टू एलील्स, पेरेंट्स कंटेन टू एलील्स ऑफ अ जीन। Parent contain two alleles of a gene, but during gamete formation, both the two alleles, segregate. सेग्रीगेट का कोई जादू वाला मतलब नहीं है, सेग्रीगेट मतलब सेपरेट। बोथ द टू एलील्स सेग्रीगेट randomly from each other. Both the two alleles segregate randomly from each other. Both the two alleles segregate randomly from each other and enter into, अलग हो गए और क्या करेंगे? And enter into two different gametes. And enter into two different gametes. Enter into two different gametes. Thus each gamete contain two alleles. Each gamete contain contain only one allele. Each gamete contain only one allele. Contain only one allele of each gene. Thus each gamete contain only one allele of each gene. That's why gametes are said to be pure. गैमीट को क्या बोलते हैं? प्योर. That's why gametes are said to be pure. ठीक है, गैमीट को प्योर बोलेंगे. अब अलग अलग पॉइंट लिखना है, 3 पॉइंट अलग अलग स्टार मार्क लगा के. पहला क्या लिखोगे? सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. अगला पॉइंट लिखें, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम or allele occur during anaphase first. Segregation of homologous chromosome or alleles occur during anaphase first. सही है, पहला पॉइंट. दूसरा, it is due to segregation of alleles. क्या कि दोनों पेरेंटल कैरेक्टर वापस आ रहे हैं F2 में, है ना? It is due to segregation of alleles that both parental traits reappear
both parental traits reappear in F2 generation. Both parental traits reappear in F2 generation. सही है? एक और पॉइंट क्या? Under normal condition, under normal condition, this law is universally applicable. Under normal condition, this law is universally applicable for all. This law is universally applicable for all sexually reproducing diploid organism. This law is universally applicable for all sexually reproducing diploid organism. Sexually reproducing diploid organism. But rare exception is non-disjunction. But rare exception is non-disjunction. ये लिखा है ना बॉटम में non-disjunction. Rare exception is non-disjunction. सही है? हो गया. अब ऐसा करो, एक डायग्राम ये वाला बना लो, इसके बाद 2 लाइन और लिखानी है मुझे स्टार मार्क लगा के, लेकिन वो बाद में. आगे आप ये डायग्राम, किसी ने वहां पर एक क्वेश्चन पूछा है कि सर ये वाला गैमीट अगर फर्टिलाइज करेगा तो पौधा टॉल होगा कि डॉर्फ होगा? डिपेंड करता है कि जिस फीमेल गैमीट से ये फर्टिलाइज कर रहा है उसमें कैपिटल टी है या स्मॉल टी है. अगर कैपिटल टी होगा फीमेल गैमीट में तो टॉल हो जाएगा, और अगर स्मॉल टी है तो डॉर्फ हो जाएगा. सही है? ठीक है, ये कंप्लीट कर लें. अच्छा, ओ इधर इधर बहुत अच्छी चीज पूछी है, सुने, थोड़ा दूर कर देता हूं बात. सुनिए, कुछ लोग के दिमाग में और अलग सी बात चल रही है कि हम तो मियोसिस जब पढ़े थे तो 2 क्रोमेटिड होते थे क्रोमोसोम में, ये तो एक एक क्रोमेटिड लेकर ही सब कुछ समझा रहे हैं. एक्चुअली मैंने आपको इतनी जेनेटिक्स नहीं पढ़ा दी कि जीन लेवल की बात 2 क्रोमेटिड लेकर समझा सकूं. तो अभी मैंने सिंगल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम लेकर समझाया है काम चलाने के लिए. डायहाब्रिड क्रॉस के बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ाऊंगा, तो फिर से सिंगल क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम लेकर पढ़ाऊंगा. लेकिन कुछ समय बाद जब जेनेटिक्स काफी कुछ हो चुकी होगी, उस लेवल की जेनेटिक्स पढ़ा चुका होऊंगा, तो मैं फिर 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम लेकर एक दिन दोबारा एक डायग्राम बनाऊंगा. सेग्रीगेशन भी दिखाऊंगा और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी दिखाऊंगा. अब पूरा पेज बोर्ड भर के बनाऊंगा, एक एक कोना यूज करूंगा, और वहां पर जब उस दिन डायग्राम बनाऊंगा तो बोल दूंगा कि मियोसिस से रिलेट कभी कहीं कुछ फंसे जीन लेवल पर, एलील लेवल पर. आप लोगों ने तो क्रोमोसोम लेवल पर मियोसिस पढ़ी है, मैं जीन और एलील लेवल पर दिखाऊंगा. तो जब भी कभी फंसना इस डायग्राम को देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा. पता है मैं कहां पहुंचूंगा तो बताऊंगा. ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 81 एंड 82 पर देखो डायग्राम बने हैं ऐसे 4 क्रोमेटिड वाले. पेज 81 में बना है रंग बिरंगा, पीला, लाल, हरा, ऑरेंज क्रोमोसोम. 82 में जाके देखो, वहां भी ऐसे बना है. मैं इन तीनों डायग्राम को मिला के एक डायग्राम बनाऊंगा, और मेरा डायग्राम इन तीनों डायग्राम के बाद अकेला मेरा एक डायग्राम भारी पड़ेगा. उसकी वजह है ये लोग ना क्रोमोसोम लेवल पर बात कर रहे हैं, मैं जीन लेवल पर बात करूंगा. सही है? तो देखेंगे. तो अभी फिलहाल क्या करना है, सिंगल क्रोमेटिड की मदद से समझा दिया, काम चला हुआ है. ये आगे चलकर 2 क्रोमेटिड वाला भी पढ़ेंगे. अभी फिलहाल ये करें. ठीक है भाई? कहां गया? 4 क्रोमेटिड होते तो 4 डॉटर सेल बनाता, नहीं बनाता? हाँ, इसीलिए. चलो भाई जल्दी करो. क्या बच्चे? सब कुछ होगा ना, ये तो बोला शॉर्ट में समझने के लिए बनाया है.
तो जिस दिन वो वाला डायग्राम बनेगा सब कुछ बनेगा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज, सारे फेजेस देखना, पूरी मियोसिस आपको क्रॉस कराऊंगा, आपके सामने होगा। अरे अभी तो ये पढ़ा ना तू, सेल साइकिल वाला, जल्दी करो भाई। ए चुपचाप रहो। थैंक यू। अच्छा फिर ठीक है। ठीक है, खत्म करो भाई। ऊपर वाला हटाता हूँ, ये एनाफेज फर्स्ट, ऊपर वाला डायग्राम हटेगा लास्ट 1 मिनट के अंदर, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, है ना। हाँ, ए टी का कोई एलील नहीं है बाकी तो। हाँ तो डॉर्फ रहेगा, एब्सेंस ऑफ टॉलनेस इज डॉर्फनेस ना। हाँ बिल्कुल। हाँ कहीं भी ये रहेगा, या दोनों बीच में रह जाएंगे, या दोनों ऊपर की तरफ चले जाएंगे, या दोनों नीचे की तरफ। अब सुनिए, दो लाइन, दो तगड़ी सी लाइन बताना है, वो सुन लो। खत्म करो भाई। अरे हाँ ठीक है, दो सर्कल बनाने, उसमें भी प्राण जा रहे हैं। तो सवाल ये है, मान लो नीट में क्वेश्चन आ गया, F2 जनरेशन में 3:1 आना कौन समझाता है? हाँ, डोमिनेंस और सेग्रीगेशन दोनों, कैसे, वो सुनो। F2 में 3:1 आना कौन समझाता है? दोनों समझाते। कैसे? तीन के पास कैपिटल टी है तो तीन टॉल, एक के पास कैपिटल टी नहीं है तो एक डॉर्फ, तो डोमिनेंस हो गया ना 3:1। अब सेग्रीगेशन से कैसे? अरे अगर कैपिटल टी स्मॉल टी अलग ही नहीं होगा तो डॉर्फ आएगा कहां से? तो वो एक जो डॉर्फ आ रहा है उसमें सेग्रीगेशन का भी तो रोल है। तो डोमिनेंस और सेग्रीगेशन दोनों समझाते हैं 3:1 आना। क्वेश्चन आ जाए कौन समझाता है? ऑप्शन, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, तीसरा बोथ, बोथ। लेकिन अगर एक ही चुनना है तो डोमिनेंस, क्योंकि एनसीईआरटी ने डोमिनेंस वाले पार्ट में लिख दिया है 3:1 समझाता है,
सेग्रीगेशन वाले पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है। तो एनसीईआरटी के सम्मान में अगर दो में से एक चुनना है तो केवल क्या चुनेंगे? डोमिनेंस। लेकिन F2 में ड्वार्फ आना बस पूछा गया तो पहले सेग्रीगेशन ही बोला जाएगा। F2 में ड्वार्फ क्यों आया? सेग्रीगेशन के कारण। क्योंकि अगर सेग्रीगेट ही नहीं होगा कैपिटल टी स्मॉल टी तो फिर ड्वार्फ तो आ ही नहीं सकता था। सही है? तो ये 2 पॉइंट लिख लीजिए स्टार मार्क लगा के। 1 2 जीनोटाइप तो हमेशा क्रॉस से आएगा बच्चे, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। सही है? अच्छा ठीक है, लिखिए इन F2 जनरेशन, इन F2 जनरेशन, in F2 generation 3:1 ratio, in F2 generation 3:1 ratio is obtained, 3:1 ratio is obtained due to 3:1 ratio is obtained due to A, dominance. In F2 generation 3:1 ratio is obtained due to A, dominance, B, segregation. ए डोमिनेंस एंड बी सेग्रीगेशन, दोनों से आता है। लेकिन डोमिनेंस को टिक कर लो, अगर दो में से एक बताना है तो फिर डोमिनेंस देंगे। ठीक है? अच्छा एक लाइन और, इन F2 जनरेशन, इन F2 जनरेशन dwarf plants, in F2 generation dwarf plant is obtained, in F2 generation dwarf plant is obtained, dwarf plant is obtained due to segregation, obtained due to segregation. ठीक है? अब सुनिए, अब कुछ न्यूमेरिकल अप्रोच है। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल, मतलब मैं डायहाइब्रिड क्रॉस हेडिंग कभी भी डाल सकता हूं अब, डायहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस सब कुछ हो गया। लेकिन जब तक मेरा मन ना माने तब तक न्यूमेरिकल चलेंगे। मतलब आज की क्लास, अगली क्लास का भी आधे घंटे लगभग चलने दो, फिर अभी आज भी जब तक मन करे मेरा सवाल चलेंगे। तो अब चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ध्यान से बातें नहीं किया करो, बाद में नहीं तकलीफ होगी, है ना? हाँ, जब यही क्या है, इसी साल का एंड जब आने लगता है, नवंबर दिसंबर आने लगता है, फिर सब फील होने लगता है, रोज याद आता है क्या क्या मैंने किया, काश ये ना किया होता, पढ़ ही लिया होता है तो शायद निकल गया होता। अब वो काश पता नहीं कितने साल कहना पड़ता है लोगों को, और कई लोग तो सेम ईयर निकाल लेते हैं। मेन थिंग इज आप कितने ईमानदार हैं, उससे डिपेंड करेगा। तो पूरा फोकस बोर्ड की तरफ। मारूंगा मैं। चलिए, पहले सवाल का जवाब, जब भी क्वेश्चन पूछोगे उसका जवाब यही देगा। ठीक है? चलिए देखो, सबसे बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। गैमीट फॉर्मेशन, कभी कभी जीनोटाइप दे दिया जाएगा, बोलेगा ये कितने तरह के गैमीट बनाएगा। ठीक है? कभी कभी जीनोटाइप दिया होगा, अब पूछेगा ये वाला गैमीट बनाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो तरह तरह के क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं अपन। तो गैमीट फॉर्मेशन के लिए हम यूज करेंगे फॉर्क लाइन मेथड। कितने तरह के गैमीट बनेंगे, इसके लिए फॉर्मूला, टाइप्स ऑफ गैमीट फॉर्म्ड के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2n। बात आई सर n क्या है? n है, पिछली क्लास में भी मैंने n बताया था, लेकिन शॉर्ट में बताया था, थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। n बताता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर इन जीनोटाइप। जीनोटाइप में कितने हेटेरोजाइगस पेयर हैं, या वही जो आप बोल रहे हो, n क्या बताता है? नंबर ऑफ हाइब्रिड कैरेक्टर। अगर मोनोहाइब्रिड है तो n की वैल्यू 1 होगी, डाइहाइब्रिड है तो n की वैल्यू 2 होगी। मुझे ये बताओ, आपकी बेसिक नॉलेज की बात कर लेते हैं।
इसे मोनोहाइब्रिड बोलूं, इसे मोनोहाइब्रिड, इसे मोनोहाइब्रिड बोलूं, इसे डाइहाइब्रिड बोलूं, इसे ट्राई हाइब्रिड बोलूं? अच्छा सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, वो इधर अभी लिखने का काम नहीं, ये सब मोनोहाइब्रिड है, ये सभी मोनोहाइब्रिड हैं। अरे वो सब छोड़ो, मैं ए से जेड लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन थिंग होता है जितने हेट्रोजाइगस उतने हाइब्रिड। कितना हेट्रोजाइगस है? 1। मोनोहाइब्रिड। कितने हेट्रोजाइगस है? कितने हेट्रोजाइगस है? अरे इसके आगे चाहूं तो मैं स्मॉल ई, कैपिटल जी जी, कैपिटल एच एच, स्मॉल आई आई एल लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी ये मोनोहाइब्रिड ही है। तो याद रखना, जितने हेट्रोजाइगस पेयर, एक पेयर है हेट्रोजाइगस, एक पेयर है, एक पेयर, ये सब मोनोहाइब्रिड है। और ये जीरो हाइब्रिड, ये तो प्योर है, इसमें तो हेट्रोजाइगस ही नहीं है। तो एन की वैल्यू समझ में आई क्या है? जितने हेट्रोजाइगस वही एन की वैल्यू, और उतने ही हाइब्रिड है। क्लियर है? अच्छा चलो ध्यान से देखना, अभी लापरवाही नहीं करना, क्योंकि जेनेटिक्स अगर समझ में आ गई तो आपको हमेशा अच्छा लगेगा, नहीं हमेशा तकलीफ देगा। और ये अभी पहला लेवल है क्वेश्चंस का। अब देखो, देखो ये फॉर्कर लाइन क्यों लिखा है? देखिए, जहां पर जीनोटाइप होमोजाइगस होगा हम उसके लिए लाइन खींचेंगे, और जहां पर जीनोटाइप हेट्रोजाइगस होगा उसके लिए हम फॉर्क खींचेंगे। ये ऐसे जो बनाए ये क्या है? फॉर्क। इसीलिए तो इसका नाम फॉर्क लाइन मेथड दिया है। हेट्रोजाइगस के लिए फॉर्क और होमोजाइगस के लिए लाइन, फॉर्क लाइन मेथड। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, शुरुआत यहां से। पहला, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कितने तरह गैमीट? एन की वैल्यू क्या है? 0, कोई भी हेट्रोजाइगस नहीं है, तो टाइप ऑफ गैमीट का फॉर्मूला 2 रेज पावर एन, 2 रेज पावर 0, तो एक ही तरह का गैमीट बनेगा। होमोजाइगस है तो लाइन खींचो और लिख दो कैपिटल ए नाम का गैमीट बनेगा, खत्म। दूसरा देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये तो हेट्रोजाइगस है, मोनोहाइब्रिड, एन की वैल्यू 1, तो 2 रेज पावर 1, दो तरह के गैमीट बनाएगा। अब दो तरह गैमीट बनाएगा लेकिन हेट्रोजाइगस है, फॉर्क खींचो और एक में लिख दो कैपिटल ए, एक में लिख दो स्मॉल ए, दो गैमीट बनेंगे, कैपिटल ए और स्मॉल ए। सही है? तीसरा देखो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, अभी भी मोनोहाइब्रिड है, 2 रेज पावर 1, अभी भी दो तरह के गैमीट बनेंगे। होमोजाइगस है, लाइन खींचो, कैपिटल ए। बी हेट्रोजाइगस है, फॉर्क खींचो, कैपिटल बी, स्मॉल बी, तो गैमीट कौन सा बना? कैपिटल ए बी और कैपिटल ए स्मॉल बी। अब क्वेश्चन पूछेगा ये इंडिविजुअल ये गैमीट बनाएगा, क्या चांस है? 50%। अरे दो ही तो गैमीट बना रहा है, तो किसी भी एक गैमीट बनने की प्रोबेबिलिटी हाफ या 50% होगी। सही है? और देखो चौथा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल, अरे ये तो डायहाइब्रिड आ गया, दो हेट्रोजाइगस है, 2 स्क्वायर, तो चार तरह के गैमीट बनाएगा, चार तरह के गैमीट बनाएगा। ए हेट्रोजाइगस है तो फॉर्क खींचा, कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर बी भी हेट्रोजाइगस है, फॉर्क खींचा, कैपिटल बी स्मॉल बी लिख दिया, तो गैमीट क्या क्या बने? कैपिटल ए बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए बी। तो किसी भी एक, चार तरह गैमीट बन रहे हैं तो कोई भी एक बनने के चांस 1/4 या 25%, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई भी एक गैमीट बनने के चांस 1/4 या 25% है। अच्छा अगला देखो, कैपिटल ए, स्मॉल बी बी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, अभी भी मोनोहाइब्रिड है, अभी भी 2 रेज पावर 1 दो तरह के गैमीट बनेंगे। तो गैमीट कितने तरह के बने? हेट्रोजाइगस देखा करो, तो हेट्रोजाइगस है तो मोनोहाइब्रिड है, होमोजाइगस है तो लाइन कैपिटल ए,
लाइन खींचो स्मॉल बी, लेकिन डी तो हेट्रोजाइगस है, लो दो गैमीट बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल डी, और अगला बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल डी। तो किसी भी एक के बनने के चांस 1/2 या 50%। अच्छा छोटे छोटे पढ़े, कुछ बड़ा गैमीट बनाते हैं इस बार। चलो वो लेते हैं ट्राई हाइब्रिड, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल डी। ट्राई हाइब्रिड 2 क्यूब, 8 तरह के गैमीट बनेंगे। 2 क्यूब 8 टाइप्स के गैमीट बनेंगे। तो हेट्रोजाइगस है सारे, तो फॉर खींचो कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर फॉर खींचो कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर फॉर खींचो कैपिटल डी स्मॉल डी, फिर इधर भी फॉर कैपिटल डी स्मॉल डी, इधर भी फॉर कैपिटल डी स्मॉल डी। सही है, लो बंद हो गए 8 तरह के गैमीट। कैपिटल ए बी डी है ना, कैपिटल ए बी स्मॉल डी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल डी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल डी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल डी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल डी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल डी, स्मॉल ए बी डी। 8 तरह के गैमीट है ना, कोई भी एक बनने के चांस 1/8 या 12.5%, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा जरूरी नहीं है, कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या कि एक ट्राई हाइब्रिड प्लांट है, एक ट्राई हाइब्रिड प्लांट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमीट, what is the probability of gamete which contain number one only, थोड़ी इंग्लिश से खेल लेते हैं, only dominant alleles। दूसरा only one dominant allele। number 3 at least one dominant allele। चौथा no dominant allele। देखो ये क्वेश्चन में कहीं और भी करा सकता था, लेकिन अगर कहीं और कराता ना तो आगे मुझे एक ट्राइहाइब्रिड प्लांट एग्जाम्पल लेना पड़ता, ये कुछ भी ले लेता, फिर उससे 8 तरह के गैमीट बनाने होते, फिर आंसर देता। यहां तो सब कुछ आमने सामने देख देख के आंसर दे दो। पहले कौन सो रहा था, यही सो रहा था ना, हाँ ठीक है। तो पहले 2 के जवाब तुझे देना है। ओनली डोमिनेंट एलील वाला 1/8 बिल्कुल सही है, क्योंकि केवल डोमिनेंट एलील तो सिर्फ पहले में है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल डी, बाकी सब में कोई ना कोई रेसेसिव एलील तो है। तो पहले का आंसर तो 1/8, दूसरे का 3/8 पक्का। और पीछे वालों बातें करने वाला, हाँ तू खूब बोलता रहता है, बोल आंसर। दूसरे का जवाब क्या लग रहा है, और तीसरे का, हाँ निकालो तीसरे का, बताओ मुझे क्या आएगा, देखते हैं। बैठ, ध्यान देना है ना, हाँ पढ़ना है। हाँ अच्छा एटलीस्ट वन रेसेसिव एलील वाला, और एटलीस्ट वन रेसेसिव एलील का। अरे रुको ना, उसको तो जवाब देने दो, कॉपी पेस्ट करवा रहे हो। अच्छा हाँ, एटलीस्ट वन रेसेसिव एलील का 7/8 आएगा। इसलिए फोकस करना है ना, अपन को डॉक्टर बनना है, टाइम पास करने थोड़ी ना आए हैं अपन। अच्छा चलो, ओनली वन डोमिनेंट एलील वाला, कौन सा, ओनली वन डोमिनेंट एलील वाला। अब अगला नंबर तेरे पड़ोसी का आएगा, ये भी खूब बातें करता है, हाँ वो देख रहा हूं। अब इस चैप्टर में ना हर कदम पे सवाल है, कहीं भी क्वेश्चन करा दूंगा तो, और जो दिखा उसी का नाम लिखेंगे और उसी पर सवाल बनाएंगे, ठीक है। चलो ये चैप्टर के अंत तक ये है मेरे पास, ये मेरे पास है कि मैं कहीं भी क्वेश्चन फिट कर सकता हूं। अच्छा चलिए सुनिए, तो दूसरे का जवाब तो आ गया,
ओनली वन डोमिनेंट एलील। देखो ना, अरे भाई इसके पास 3 डोमिनेंट एलील है, ऊपर वाले के पास, इसके पास 2 डोमिनेंट एलील है, इसके पास भी 2 डोमिनेंट एलील। यही तो है जो केवल 1 डोमिनेंट एलील है। इसके पास 2 डोमिनेंट एलील है, हाँ इसके पास 1 डोमिनेंट एलील है, और इसके पास भी केवल 1 डोमिनेंट, इसके पास 1 भी नहीं है। तो कितने हुए? 3 आउट ऑफ 8। और एट लीस्ट 1 डोमिनेंट एलील का मतलब है कम से कम 1 डोमिनेंट एलील होना चाहिए। तो आखिरी के वाले के पास तो कोई डोमिनेंट एलील नहीं है, तो वो तो खत्म हो गया। बाकी यहां जितने भी हैं, किसी के पास 1 है तो कम से कम 1 तो है ही है, 2 है या 3 है तो भी तो कम से कम 1 डोमिनेंट एलील है ही है। तो 1 2 3 तीनों गिने जाएंगे, तो क्या आंसर आएगा? 7/8। और नो डोमिनेंट एलील वाला, अरे बिना डोमिनेंट एलील वाला तो आखिरी है, बाकी सब में डोमिनेंट एलील है कोई ना कोई। तो क्या आंसर जाएगा? 1/8। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ये तेरे पड़ोसी का, और कोई कुछ नहीं बोलोगे। अब उसके नाम पर एक सवाल बना रहा हूं सिर्फ उसके लिए, भले ही स्पेस कम है, मैं क्वेश्चन यहीं पर एडजस्ट करूंगा। क्या नाम है तेरा? ए नेमी, NEMI। अच्छा चलो, क्वेश्चन अलोंग विथ ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग, जगह नहीं है फिर भी क्रिएट कर रहा हूं, फॉलोइंग इज ए, अगला सवाल तेरे नाम पर होगा, ध्यान दे लेना, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैमीट? पहला, अभी सिर्फ नेमी बोलेगा और कोई नहीं, फिर बाद में जिससे मैं बोलूं वो आंसर देगा। कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल डी स्मॉल ई, दूसरा स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल डी स्मॉल ई, तीसरा है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल डी ई, चौथा है स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल ई। क्या नहीं भी बता आप? नहीं नहीं नहीं, सोच रहे दो उसमें क्या है। और कौन बोल रहा था उस समय? तेरे से भी पूछ लेता हूं, है ना? हाँ, नेमी एंड नेमी के साथ ही थर्ड वाला होगा तेरे हिसाब से। क्यों तेरे हिसाब से थर्ड क्यों होगा? अच्छा बैठो, नेमी तू बता क्या लगता है, ये सही बोल रहा है? तेरा साथी हमेशा सही बोलता है। अभी ये नीली का कैप वाला किधर है? हाँ भाई, नीली कैप वाला तू भी बता, कमेंट कर, ये इसके सवाल क्या लगता है? थर्ड सही है? मतलब ये ज्ञानी है कुछ, तो इसने बोल दिया परम सत्य हो गया? नहीं, कमेंट कर तू भी, जरा चमक रहा है थोड़ा सा, तू भी सब बता। हाँ, प्रकाश डालो इस पर जरा। ये थर्ड बोल रहा है नेमी का साथी, क्या लगता है क्या होना चाहिए? हाँ, कोई नहीं लग रहा आंसर? मतलब एक नया ऑप्शन बनाऊं, नन ऑफ द अबव? नीड देने जाएगा तो यही करेगा तू? हाँ? नहीं बच्चे, ऑप्शन तो है यार। हाँ, थर्ड होगा। अभी थर्ड बोल रहा है, फोर्थ बोल रहा था, बदल नहीं, फोर्थ होगा। क्यों वो भी समझा? ए पिटेगा पीछे वालों, तुम्हारे लिए अलग से बनाऊंगा फिर मैं क्वेश्चन, कोई बोलेगा नहीं। हाँ, क्या लगता है थर्ड या फोर्थ है तो क्यों है? हाँ वो तो साथियों ने बोला है तो फोर्थ होगा ही, लेकिन क्यों होगा? बैठो बैठो बैठो, देखो, इसीलिए बोल रहा हूं, अपन को अलर्ट रहना है, नहीं बाद में तकलीफ होगी। अभी तो अच्छा लग रहा है, अपन टाइम पास कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर वो मजा नहीं आएगा, है ना? देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है हर गैमीट में एक जीन का एक एलील आएगा। तो पहला दूसरा तीसरा में ए का एक एलील, बी का एक एलील, डी का एक एलील, ई का एक एलील, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है इसमें बी के ही 2 एलील हैं, तो ये गैमीट नहीं है। क्लियर है? अब
सावधान रहना है भाई। मैं ये चाहता हूं कि पढ़ो तो कुछ तो फायदा हो, ऐसे टाइम पास करने थोड़ी बैठे। चलिए, इनमें से जो मन करे लिख लो, फिर कुछ और क्वेश्चन लेकर आऊं रिलेटेड टू गैमीट। फिर 2-3 सवाल मटर पर हैं, 1-2 सवाल आंखों के रंग पर हैं, 1-2 सवाल एल्बिनिज्म पर हैं। जब ये सब हो जाएगा तब डायहाइब्रिड क्रॉस हेडिंग आएगी। लेकिन अभी फिलहाल आप ये खत्म करें, फिर गैमीट से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ मटर पर सवाल हो जाए। जल्दी करिए। क्या हुआ? एल्बिनिज्म, हाँ, टायरोसिनेज एंजाइम की कमी से होता है, मेलानिन ना बनने से। लिखो लिखो। अब अगला सवाल के लिए अब इधर की रो तैयार करता हूं, पहचान लू कौन कौन है मेरा टारगेट। लिख ले, नहीं दोबारा टारगेट उधर ही फिट होगा फिर। चलो जल्दी करो। मतलब घर जाकर सिर्फ इन क्वेश्चंस को दोबारा लिख लेना, और प्लेन पेपर पर ये जीनोटाइप जीनोटाइप, और फिर वहां पर खुद ही गैमीट राइट लिखना, और फिर चेक करना क्या सही बना पा रहे हो। ठीक है ना? क्या? हाँ, सिर्फ लाइन ही तो है क्योंकि होमोजाइगस है, तो लाइन ही, और गैमीट एक ही तरह का बने, कैपिटल ए। अरे ये तो ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप है, गैमीट तो एक ही बना, उसमें एक ही तो एलील है। गैमीट में तो एक ही एलील आएगा ना, कैपिटल ए बस। ठीक है, सही गलत जो भी है, अंत पे कॉन्सेप्ट सही आ जाना चाहिए, वो जरूरी है। याद रखें हमेशा कि हम क्लास में यहाँ क्यों बैठे हैं, टाइम पास के लिए नहीं बैठे हैं कि बढ़िया चल रहा है, वहां घर में बोर हो रहे थे, चलो थोड़ा एसी भी चल रहा है, थोड़ा दोस्त यार भी हैं, तो चलो टाइम कट ही जाएगा, है ना? ये सब ना सोचे। क्या है? फर्स्ट कॉलम हटाऊंगा मैं पहले। हम्म। हाँ हाँ। एक गमीट क्रोमोसोम है ही नहीं। दोनों कॉपी नहीं है या एक कॉपी नहीं है? अच्छा हाँ, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ बिल्कुल करेगा। बाकी क्रोमोसोम तो डिप्लॉयड है ना, एक ही क्रोमोसोम एक कम है। हो सकता है जिस गैमीट से फर्टिलाइज कर रहा है उसमें एक एक एलील है, वो भी सारे के सारे डोमिनेंट है, तो फिर तो कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, वो नॉर्मल ही रहेगा। मान लो रेसेसिव है, तो सारे फिनोटाइप उस क्रोमोसोम वाले उसमें रेसेसिव होंगे। सही है ना? जल्दी करो भाई।
भाई जितना जल्दी लिखोगे उतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलते रहेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन से डिसाइड होगा सब कुछ। बस। किसको? कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो रहा है ना। हम्म। ना, वहां तो सेग्रीगेशन ऑफ कैपिटल टी टी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं होगा। क्रोमोसोम 1 का अगर दूसरा क्रोमेटिड है तो एक में कैपिटल टी है, तो दूसरे में भी डुप्लीकेशन से कैपिटल टी ही तो आया होगा। तो कैपिटल टी का अलग होना है ना, फिर सेकंड, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी तो। इसीलिए तो मैंने बोला कि इसको ज्यादा सोचना नहीं है। मैं पढ़ाऊंगा ना जब दो क्रोमेटिड वाला, तब देख लेना भाई। जहां जब अपना अप्रोच उस लेवल का बन जाएगा तो मैं खुद ही बताऊंगा आपको। लिख लिया क्या? अच्छा, मुझे लगा सवाल का जवाब बताने लग गया। ठीक है, लिखो जल्दी, फिर दूसरा सवाल देखते हैं। गैमीट से रिलेटेड ही अभी एक दो क्वेश्चन और हैं, और एक नया कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं, ताकि। हम्म। बिल्कुल सही है। हम्म। तूने कुछ नहीं कहा, हाँ। ध्यान देना। हम्म। इधर वाला। हाँ। किससे हो सकता है बच्चे? अगर म्यूटेशन ही हर जगह लगाते रहोगे तो फिर करेक्ट आंसर नहीं आएगा, है ना। अगर क्वेश्चन आ गया इनमें से कौन नॉन डिसजंक्शन से बन सकता है, तब भी आंसर 4 जाएगा, है कि नहीं। नॉन डिसजंक्शन ही एक अकेला केस है जहां पर एक जीन के दो एलील जा सकते हैं ना। ठीक है। अच्छा चलो, ठीक है, खत्म करो इसको। हम्म। अच्छा, उसको आंसर आ गया क्या पूरा डिटेल में?
चलो अभी देख लेते हैं। क्या है, लिखो जल्दी। लिखा नहीं जा रहा है। जितनी जल्दी जुबान चलती है, लिखो भी। कभी जुबान से लिखने की कोशिश करो, शायद जल्दी लिख जाए। जैसे चलती है वैसे लिखने में भी तेज रहे। हम्म। 1/, तो भी सॉल्व कर रहा है। हाँ, तेरे हिसाब से क्या आ रहा है? अच्छा, वो वाला कर लिया। हाँ। हम्म। हाँ वो ना, वो अलग, हम तो दूसरे सवाल पे आ गए। हाँ, दूसरा वाला पॉसिबल नहीं है, तो पहला उधर के आंसर क्या क्या आ रहे हैं तेरे? 1/4। हाँ, ये खूब दांत निकाल रहा है। अब तेरे पड़ोसी से पूछते हैं, तेरे पड़ोसी से, दोनों से एक एक सवाल। तू देख ले, यही दोस्ती है। चलो भाई, तो ये जो सवाल बाद वाला है, ये बहुत पहले सीबीएसई पीएमटी में आ चुका है। ये वाला पैटर्न, मतलब कभी कभी ना, एआईपीएमटी जब होता था, देख लो, यहां पर ना जीनोटाइप तक नहीं दिया है। अब बोला है बताओ ये गैमीट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इधर कम से कम जीनोटाइप तो दिया, फिर प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला है। पढ़ते हैं अच्छे से, देखते हैं, ध्यान दीजिए। अब क्या रुक जाइए। चलिए, तो सुनिए पहला सवाल। एक प्लांट है, एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल आर आर, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ए स्मॉल ए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग गैमीट? पहला है कैपिटल आर। देखो, देखो दो तरीके से दो मेथड बता रहा हूं क्वेश्चन को करने का। एक तो आपका देसी वाला जो जुगाड़ चल रहा था, कैपिटल आर आर, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ए स्मॉल ई। तो ये तो होमोजाइगस है, तो कैपिटल आर। फिर ये हेट्रोजाइगस है तो फॉर्क, ये भी हेट्रोजाइगस है तो फॉर्क, कैपिटल ई स्मॉल ई। सही है ना? तो गैमीट क्या क्या बने? कैपिटल आर डी ई, कैपिटल आर डी स्मॉल ई, कैपिटल आर स्मॉल डी कैपिटल ई, कैपिटल आर स्मॉल डी स्मॉल ई। तो कौन से गैमीट की प्रोबेबिलिटी? कैपिटल आर। कोई भी एक बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। बोले तो 25%। तो कैपिटल आर डी ई गैमीट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4 में से एक, तो 1/4 या 25%। लेकिन ये स्मॉल आर वाला तो कोई गैमीट बना ही नहीं है, क्योंकि उसमें स्मॉल आर है ही नहीं भाई पेरेंट में। तो स्मॉल आर कैपिटल डी स्मॉल ई वाला गैमीट बनने की प्रोबेबिलिटी 0% है। सही है ना? अच्छा, अब एक दूसरा जुगाड़ बताता हूं ऐसे क्वेश्चन करने का। कभी कभी ये फॉर्क लाइन बनाने का टाइम नहीं होता हमारे पास। देखो इधर दूसरा तरीका देखो। जब ऐसे बड़े क्वेश्चन जैसे कुछ आ जाए, तो हम क्या करते हैं, दूसरा जुगाड़ बता रहा हूं इस क्वेश्चन को करने का। उसी तरीके से गैमीट की प्रोबेबिलिटी निकालना आसान रहेगा। देखो, कैपिटल आर आर, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई। सही है? अब इसको ध्यान देना भाई। अब इसको, आ रहा हूं तेरे पास भी अगले सवाल के लिए। अब इसको काट डालेंगे, मतलब नया मेथड बता रहा हूं। ये जो पेरेंट है इसे काट डालेंगे, आर अलग, डी अलग, ई अलग। अच्छा, अगर अब ये गैमीट बनाए, सोचो आर डी ई है ही नहीं, सिर्फ कैपिटल आर आर है, तो क्या गैमीट बनाएगा? सिर्फ कैपिटल आर। सोचो आर और ई है ही नहीं, सिर्फ कैपिटल डी है, स्मॉल डी है, तो क्या गैमीट बनेगा? कैपिटल डी और स्मॉल डी। सोचो सिर्फ ये है तो क्या बनेगा? कैपिटल ई स्मॉल ई। ध्यान देना। तो कैपिटल आर डी ई गैमीट बनने की प्रोबेबिलिटी, कैपिटल आर बनने के चांस 1, और कैपिटल डी बनने के चांस
2 में से 1, कैपिटल ई बनने के चांस 2 में से 1, 1/2, कितना आया 1/4, दैट इज 25%। और दूसरा स्मॉल आर कैपिटल डी स्मॉल ई, तो स्मॉल आर तो है ही नहीं है यहाँ, 0, कैपिटल डी 2 में से 1, स्मॉल ई भी 2 में से 1, 1/2, दैट इज 0%। सही है। आपको लग रहा है कि क्या नया नया कुछ बता रहे हो, नहीं, ये पता है कहां मदद करेगा। मान लो एक पेरेंट आ गया ऐसे, है ना, और अपन हमसे पूछ ले ये बताओ ये इसके आने की प्रोबेबिलिटी, ध्यान देना भाई, इसके आने की प्रोबेबिलिटी, तो अपन फटाफट क्या करेंगे, इसको काटेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो स्मॉल ए आने के चांस 1/2, इसको कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी आने के 1/2, कैपिटल डी स्मॉल डी आने के चांस 1/2, फटाक से 1/8 आंसर आ जाया करेगा। 8 गैमीट कौन बनाता फिरेगा, समझ रहे हो। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आया था, देखो जरा देखो, 1 बाई मेल गैमीट कितना, कमेंट करें, टिप्पणी करें, कुछ सवाल पर टिप्पणी करें। नीट नहीं देखना है क्या, है तो 12वीं पास करनी है, दे रहे हैं ना, हाँ तो फिर पढ़ो कुछ। हाँ भाई, पड़ोसी तेरा, अरे इधर वाला क्या, एक ही तो सवाल बचा है, तू कमेंट कर। पहला वाला कैपिटल ए स्मॉल डी मेल गैमीट, हाँ 1/8 कैसे आ रहा है बताओ, हाँ मैंने कहा बताया कुछ अभी, अरे मैं इधर की बात कर रहा हूं, उस वाले में क्या आया, हाँ तो कर बता, तो आंसर कैसे आएगा, मेल गैमीट का बोल रहा है 1/8 आएगा, सॉल्व कर। हाँ 0 और 1/8, अच्छा चलिए, देखिए सबसे बड़ी बात यह है इस क्वेश्चन में यूनिक ये है कि जीनोटाइप नहीं दिया है, आपको पहले जीनोटाइप निकालना होगा, फिर प्रोबेबिलिटी की बात होगी। आ जाओ देखते हैं, सबसे पहले मेल और फीमेल पेरेंट का जीनोटाइप फैसला किया जाए, मेल और फीमेल पेरेंट के जीनोटाइप का फैसला किया जाए। क्या लिखा है, मेल और फीमेल दोनों हेट्रोजाइगस है ए और बी के लिए, तो बिना कुछ किए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, क्या कहते हो, ये लिखा हुआ है, और क्या लिखा है, एंड हैव एक्स लिंक्ड जीन डी, एक्स लिंक्ड जीन मतलब ऐसी जीन जो एक्स क्रोमोसोम पर है, उस जीन का नाम क्या है, स्मॉल डी, कहां है, एक्स क्रोमोसोम पर, मतलब एक्स की बात कर दी इसने, तो फिर क्या करूं, मेल है तो उसके पास तो एक्स वाई होगा, फीमेल है तो एक्स एक्स होगी। अब क्या लिखा है सवाल में कि दोनों कैपिटल स्मॉल है कैपिटल भी स्मॉल भी है, और दोनों के एक्स में स्मॉल डी नाम का जीन है, दोनों के एक्स पर स्मॉल डी नाम की जीन है, तो इस बेचारे के पास एक एक्स है तो स्मॉल डी एक बार लिखना पड़ेगा, इसके पास 2 एक्स है तो दोनों एक्स पर स्मॉल डी, वहां ये थोड़ी ना लिखा है केवल एक एक्स में स्मॉल डी है, जिसके पास जितने भी एक्स है उतने स्मॉल डी लगाने पड़ेंगे आपको। अब मेल गैमीट की प्रोबेबिलिटी, मेल गैमीट कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कैपिटल ए स्मॉल डी, राइट ना, वही कॉन्सेप्ट लगाओ काट कर बनाने वाला, इसे काटो, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो कैपिटल ए आने की प्रोबेबिलिटी 2 में से 1, ये क्या बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो स्मॉल बी बनाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ये भी 2 तरह का बनाएगा एक्स डी और वाई, तो डी वाला गैमीट बनेगा 1/2, क्या आंसर आया 1/8। अरे मैं तो कौन सा गलत किसी को बोला, मैंने बोला क्या कि गलत है आंसर किसी का, ये तो शुरू में ही इन लोगों ने बोला था शायद, है ना, हाँ इन लोगों ने बहुत पहले ही बोल दिया था, उसी समय मैंने बोल दिया था आंसर सही है।
किसी ने बोला था। अच्छा चलो, अब बात आई फीमेल गैमीट। हाँ उसने बोला था, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। फीमेल गैमीट कभी कभी मिस हो जाते हैं भाई। देखो, फीमेल गैमीट स्मॉल ए बी डी, फिर वही लॉजिक लगाओ, इसको कट करो, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये तो एक्स डी बस है, तो एक ही तरह गैमीट बनेगा एक्स डी। तो स्मॉल ए बनने के चांस दो में से एक, स्मॉल बी बनने के चांस दो में से एक, एक्स डी तो एक ही है, तो क्या आएगा 1/4। सही है। तो यहां पर आपको आगे जीनोटाइप निकालना पड़ा, फिर वही पेरेंट्स को कट करके प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ी। सही है। अच्छा, इसका जवाब ओए अब तू देना, अब तेरे लिए सवाल बन के आ रहा है। देख, इन आ क्रॉस ऑफ गार्डन पी प्लांट, सबसे सस्ता सवाल दे रहा हूं, इन अ क्रॉस ऑफ गार्डन पी प्लांट 89 टॉल प्लांट्स, मतलब टॉपिक ही चेंज कर दिया मैंने, मटर पे आ गया सीधा। 89 टॉल प्लांट्स and 32 dwarf plants were obtained. 32 dwarf plants were obtained. What would have been the genotype of parents? ऑप्शन भी ले भाई, ऐसे नहीं आंसर दो, ऑप्शन भी दे रहा हूं। पहला कैपिटल टी टी इंटू कैपिटल टी टी, दूसरा कैपिटल टी टी इंटू स्मॉल टी टी, नंबर 3 कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, नंबर 4 कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी टी। ये ऑप्शन है। क्या दिया है कि गार्डन पी प्लांट का एक क्रॉस हुआ, उसमें 89 टॉल प्लांट आए, 32 ड्वार्फ आए, तो जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स क्या रहा होगा? चारों ऑप्शन है। रुक जाओ, थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सकता है, देखते हैं क्या है। तो टिप्पणी कर दो। थर्ड फोर्थ देखते हैं, ये क्या लॉजिक लगा रहा है। लगा, मन लगा के पढ़ा कर। है थर्ड कैसे, बता बता। ठीक है। हाँ, तू क्या कुछ समझा रहा है? अच्छा ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो क्या आंसर, क्या तेरे हिसाब से थर्ड फोर्थ बेस्ट क्या लग रहा है? ठीक है, लॉजिक जैसे भी पहुंचा, लेकिन आंसर तक तो पहुंच गया तेरा पड़ोसी। अच्छा ठीक है, चलो, बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो, लॉजिक सिर्फ इतना है, देखिए ये 90 और 30 प्लांट देना चाहिए मुझे, लेकिन जानबूझकर नीट वाले 90 और 30 नहीं देंगे। 90 और 30 लिख दिया जाए तो कम पढ़े लिखे लोग भी 3:1 तक पहुंच जाएंगे। सही है। तो इसलिए जानबूझकर 90 और 30 से एक आध दो कम ज्यादा करके ही आएगा। अब आपका काम है कि समझना कि टॉल इज टू डॉर्फ 89 इज टू 32 दिया है, तो इट इज अप्रॉक्स 3:1। तो आपसे सिर्फ यही तो पूछा है कि इसमें से कौन सा क्रॉस कराने पर 3:1 आएगा। याद है आपको, जब ये क्रॉस कराते हैं तो एक कैपिटल टी टी आता है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी, एक स्मॉल टी टी, तो ये टॉल आ गया, ये डॉर्फ। तो टॉल कितने हैं? 3, डॉर्फ 1, तो ये कौन सा क्रॉस कराने पर आ रहा है? थर्ड। चाहो तो चेकर बोर्ड बना के भी कर लो, यही आएगा। बात समझ में आ गई? आज की सभा यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास आकर फिर से आगे सवाल, फिर बाद में पढ़ेंगे डायहाब्रिड। क्या बच्चे? नहीं, कुछ नहीं आएगा, जो है वही बस आएगा, ऐसा तो नहीं कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों, चलो बाय बाय।